स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो आपकी बुक के अंदर है, डिवाइड, चैप्टर नंबर 4 है, डिवाइड एंड कॉन्कर। वैसे तो वीक 5 है हमारा, इस वक्त हमें चैप्टर 5 को होना चाहिए था, लेकिन चलें खैर, कोई मसला नहीं है। तो आज हम डिवाइड एंड कॉन्कर चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं। 1 घंटे का टाइम है, इसमें कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा। जी जी बेटा, कोई मसला नहीं है, ज्वाइन कर लें, गुलशन वाले कर लें, नॉर्थ वाले कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इवन आप लोग यहाँ आके चाहें तो फिजिकल क्लास भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप बेसिकली यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि डिवाइड एंड कॉन्कर का ये चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर एक स्ट्रेटेजी है। वैसे भी आपने सुना होगा कि होता क्या है कि जब हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। यानी कि होता क्या है कि एक प्रॉब्लम को हम डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, सब प्रॉब्लम्स को भी अगर हम रिकर्सिवली सॉल्व करें तो वो और फायदा हो जाता है हमारे लिए। रिकर्जन याद है क्या होती है? रिकर्जन क्या होती है भाई? रेपिटेशन। मिसाल के तौर पे फॉर का लूप लगाऊं और उसके बाद फॉर का लूप लगाऊं तो ये रिकर्जन हो गई, रिपीट हो गया ना फॉर का लूप, तो रिकर्जन नहीं हुई। अच्छा, लूप के अंदर लूप लगा लूं तो वो रिकर्जन होती है। क्या होती है भाई रिकर्जन, किसी को पता है? जी, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसको रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, आप बात चीते लोग हैं यार आप लोग तो। चलें जी, तो एक फंक्शन है और वो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, उसको कहते हैं जनाब रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन के थ्रू बहुत ही कॉम्प्लेक्स किसी में प्रॉब्लम आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सही है, चलें इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर बात आपको मजीद क्लियर होगी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया कि आप लोगों को रिकर्जन का कोई आइडिया नहीं है। चलें इस पर रिकरेंस पे आते हैं, पहले मैं आपको रिकर्जन समझा। रिकर्जन क्या होती है इसको जरा समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। आप लोगों को याद होगा डेटा स्ट्रक्चर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, ट्री। तो सबने पढ़ी है ना, या भूल गए? क्या होती है ट्री, क्या चीज है? हाँ भाई, ट्री क्या चीज है? ट्री क्या होती है? ट्री, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बेटा मुझे डिफाइन करें ट्री क्या चीज है, तो क्या कहेंगे मुझे आप? अच्छा चलें ठीक है, तो ट्री बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब सपोज मेरे पास एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री के अंदर कुछ वैल्यूज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रूट पे रखा हुआ है 25 का, जरा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। अच्छा, इसके लेफ्ट पे एक नोड है और इसके राइट पे एक नोड है, सही है, और यहां पर है जनाब 20 और यहां पर है सपोज 35। 20 के लेफ्ट पर भी एक नोड है और ये है जनाब 15, और 20 के राइट पर भी एक नोड है और ये है जनाब, क्या वैल्यू आ सकती है यहाँ पर? 20 से बड़ी लेकिन 25 से छोटी। इसी तरीके ये बाइनरी सर्च ट्री है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं एक और नोड बना रहा हूँ, इसके लेफ्ट पे मैंने इसमें वैल्यू रख ली सपोज 30, और फिर जनाब मैं यहाँ पर
ऐसे करके इसमें वैल्यू रख देता हूं 40। तो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो बाइनरी सर्च ट्री है इसको ट्रेवर्स किस तरह किया जाता है, अगर आपको याद हो आपने ट्री ट्रेवर्सल यकीनी तौर पे पढ़ा होगा। इसमें आपने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल पढ़ा होगा। और ये जो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल किया था ये हमने बाय यूजिंग रिकर्जन किया था, ठीक है। यानी अगर आपको उसका कुछ कोड याद हो तो वो कुछ इस किस्म का कोड था। सपोज हमारे पास एक मेथड है डिस्प्ले ट्री के नाम से, और इस ट्री के अंदर मैं नोड पास कर रहा हूँ, रूट नोड मैंने पास कर दी। इस मेथड में क्या होगा कि इस मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर बेसिकली एक चेक लगा हुआ होगा कि इफ के अंदर ये चेक लगा हुआ होगा भाई कि अगर n जो है वो इक्वल्स टू नल है तो क्या करो यहां से रिटर्न हो जाओ, सही है। ये किस चीज का कोड लिख रहा हूं मैं? हाँ, ये इस ट्री को ट्रेवर्स करने का कोड लिख रहा हूं मैं, सही है। अच्छा, फिर इसी के नीचे मैं मजीद कोड लिखूंगा जिसकी मदद से ये ट्री ट्रेवर्स होगी। आपको पता है कि ट्री को मुझे ट्रेवर्स करना है तो वो मैं फॉर के लूप के थ्रू नहीं कर सकता, रिकर्जन के थ्रू ही होगी वो। तो मैं यहां पर इस मेथड को कॉल करूंगा डिस्प्ले ट्री, और इसमें मैं पास कर दूंगा n डॉट लेफ्ट। फिर मैं कॉल करूंगा डिस्प्ले ट्री मेथड को, तो उसमें मैं पास कर दूंगा n डॉट डेटा, राइट भी कर सकते हैं, डेटा से मराद है जो भी इसमें वैल्यू मौजूद है। फिर मैं इसी मेथड को दोबारा कॉल कर रहा हूं और इसमें मैं भेज रहा हूं n डॉट राइट। एक मेथड है, ये मेथड ये करेगा कि अगर आप इसका आउटपुट चेक करेंगे ना तो ये बेसिकली जो प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 15 20 सॉरी 22 25 30 35 एंड 40, ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेगा। ये अगर मैं क्या करूं कि ये 25 वाली नोड का एड्रेस इस मेथड को भेज दूं, ये मेथड क्या करेगा, ये आउटपुट जनरेट कर देगा, आपके सामने आ रहा है। ये आप पढ़ चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जो चीज इसमें समझनी है कि ये चलता कैसे है। होपफुली आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन होपफुली पढ़ा हुआ होगा, यकीनी तौर पे आपने नहीं पढ़ा होगा, लिहाजा मैं आपको समझा देता हूं कि ये चलता कैसे है, ठीक है। सही है। तो अब ये किस तरीके से चलता है देखें। सबसे पहले ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर हम हर लाइन ना एक लाइन नंबर दे देते हैं। सपोज इसको मैं कह देता हूं लाइन नंबर 1, सही है। ये हो गई लाइन नंबर 2, सही है। ये हो गई लाइन नंबर 3, और ये हो गई लाइन नंबर 4। ये हमारे पास 4 लाइनें आ गई, सही है। कोई कंफ्यूजन हो तो फौरन पूछ लीजिएगा, जो ऑनलाइन बैठे हैं और जो फिजिकल बैठे हैं, दोनों। अब बेसिकली यहां पर ये 4 लाइनें, सबसे पहले जब ये मेथड कॉल होगा तो उस वक्त ये मेथड कॉल होगा फॉर दिस नोड। कौन सी नोड? रूट नोड वाली। तो समझ लें ये मेथड के लिए मेमोरी में जगह एलोकेट हुई है, सही है। और सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी? लाइन नंबर 1 चलेगी, ठीक है। क्या इस वक्त n नल है? नहीं है, तो ये वाला रिटर्न का तो कोड नहीं चलेगा, बल्कि हम कहां आ जाएंगे? लाइन नंबर 2 पे आ जाएंगे। तो लिहाजा फिर फौरन ही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी, सही है। जब लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी तो ये एक डिस्प्ले ट्री का मेथड और कॉल कर रहा है, सही है। तो लिहाजा मेमोरी के अंदर
एक ब्लॉक और बन जाएगा। कौन सा ब्लॉक बन जाएगा? डिस्प्ले ट्री का। मेमोरी में एक और ब्लॉक बन गया। अच्छा, ये वाला जो डिस्प्ले ट्री का ब्लॉक है ना, ये इसको मैं dt लिख रहा हूं। dt से मुराद है डिस्प्ले ट्री। ये कॉल हुआ था फॉर 25 वाली नोट। ये वाला जो डिस्प्ले ट्री कॉल हुआ है, ये किसके लिए कॉल हुआ है? कॉल हुआ है फॉर 20। क्यों? क्योंकि जो कोड एग्जॉस्ट में एक्चुअली एंड डॉट लेफ्ट लिखा था। ठीक है, अब इसमें भी लाइन नंबर 1 चलेगी, तो क्या इसमें एन नल है? नहीं है। लाइन नंबर 2 चलेगी, ये दोबारा ट्री कॉल कर देगा फॉर 15। लिहाजा एक और डिस्प्ले ट्री कॉल होगा, एक और मेमोरी के अंदर जगह एलोकेट होगी फॉर डिस्प्ले ट्री मेथड। अब की दफा जो ये मेथड कॉल हुआ है वो कॉल हुआ है फॉर डिस्प्ले ट्री, जहां पर एन जो है ना वो पॉइंट कर रहा है 15 को। अच्छा, अब क्या होगा जनाब? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, अब डिस्प्ले ट्री 15 के लिए कॉल होगा तो वहां पे भी लाइन नंबर 1 चलेगी। अभी भी एन नल नहीं है, तो लाइन 2 पे आएगा और दोबारा से डिस्प्ले ट्री कॉल करेगा फॉर लेफ्ट। अब 15 के लेफ्ट पे क्या है भाई? 15 के लेफ्ट पे तो क्या है? नल पड़ा हुआ है। लेफ्ट पे भी नल है और राइट पे भी नल है। अगर आपको याद हो, ट्री आपको याद हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अब यहां नल के लिए कॉल होगा। जब ये नल के लिए कॉल होगा तो लाइन नंबर 1 जब चलेगी ना, ये यहां से रिटर्न हो जाएगा। कहां? यहां से ये कॉल हुआ था, ये उस मेथड में आ जाएगा, यानी जहां पर 15 से ये कॉल हुआ था लाइन नंबर 1 पे वापस। लाइन नंबर 1 चलेगी ये वाली, और फिर क्या चल जाएगा? रिटर्न। रिटर्न क्यों चलेगा? क्योंकि एन नल है, तो ये यहां से रिटर्न होगा और वापस वहां आएगा जहां से ये कॉल हुआ था। ये कहां से कॉल हुआ था? 15 से कॉल हुआ था। ठीक है, यहां पर फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। कौन से वाले ब्लॉक में? 15 वाले ब्लॉक में। रिकर्जन चल रही है यहाँ 15 वाले ब्लॉक में, ये नंबर 2 पे जाएगा। 2 तो कॉल हो चुका था, सॉरी, ये 3 पे जाएगा। यानी इसको जो है वो यहां से हटाकर ये यहां से जो रिटर्न हुआ है, ये यहां रिटर्न हुआ है लाइन नंबर 2 के ऊपर। लाइन नंबर 2 से ये कॉलिंग हुई थी, इधर से ये कॉलिंग हुई है लाइन नंबर 2 की। लाइन नंबर 2 ने जनाब कॉल किया है इसको। ठीक है, इधर से लाइन नंबर 2 से ये कॉल हुआ है, ये वाला मेथड कॉल हुआ है। इधर से ही लाइन नंबर 2 से ये वाला मेथड कॉल हुआ था। सही है। अच्छा, अब ये यहां से रिटर्न लाइन नंबर 2 पे हो गया, तो अब यहां पर कौन सी चलेगी? लाइन नंबर 3 चलेगी। लेकिन किस मेथड की चलेगी? जहां पे एन किसको पॉइंट कर रहा है? 15 को पॉइंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो अब ये लाइन नंबर 3 जब चलेगी तो लाइन नंबर 3 में ये डिस्प्ले ट्री दोबारा से कॉल कर रहा है। ठीक है, और यहां पे डिस्प्ले ट्री है ही नहीं। यहां पे एक्चुअली करना ये था कि यहां पे प्रिंट करना था। सही है, तो यहां पे आपने सिंपल समझ लें, आपने लिख दिया प्रिंट एफ या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या कंसोल डॉट राइट लाइन। लाइन नंबर 3 जब चलेगी तो क्या होगा भाई? प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? 15 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड डॉट डेटा में क्या है? 15 है, क्योंकि हम इस ब्लॉक में हैं। लाइन नंबर 3 भी चल गए। जब लाइन नंबर 3 चलेगी तो ये प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो गया? 15 प्रिंट हो गया। अब क्या चलेगी जनाब? कौन सी लाइन चलेगी? लाइन नंबर 4 चलेगी। ठीक है, लाइन नंबर 4 क्या करेगी? डिस्प्ले ट्री कॉल करेगी फॉर एंड डॉट राइट। अभी हम कहां पर हैं? 15 के राइट पर क्या है? 15 के राइट पर 22 कहां से आ गया भाई? 15 के राइट पर नल है। चचा इधर देख लो, नहीं समझ आएगा।
फिर बोलते हो सर कुछ पढ़ा नहीं है। अब बेसिकली यहां पर दोबारा से ये मेथड कॉल होगा। कौन सा मेथड? डिस्प्ले ट्री। और किसके लिए कॉल होगा? नल के लिए कॉल होगा। चंदा आज भी लेट आया हो। अब ये लाइन नंबर 4 से यहां पर ये कॉल हुआ है और ये दोबारा डिस्प्ले ट्री नल कॉल हुआ। ठीक है, यहां पे क्या होगा भाई? लाइन नंबर 1 चलेगी। समझ लो बेटा वरना आगे को समझ में नहीं आना। लाइन नंबर 1 चलेगी। लाइन नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? नल है, रिटर्न होगा। कहां रिटर्न होगा? जहां से कॉल हुआ है। ये लिहाजा यहां से रिटर्न होगा। ठीक है, और रिटर्न होके कौन सी लाइन पे जाएगा? लाइन नंबर 4 पे जाएगा। जब लाइन नंबर 4 पे ये पहुंचेगा 15 के, अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम भाई। यार मैं अभी क्लास ले रहा था, मैं क्लास के बाद देखता हूँ। हेलो, उनको औरिश भाई को फोन कर ले, मैं अभी क्लास ले रहा था। यार वो उनसे पूछ लें, आशिक भाई से पूछ लें या हाफिज ज़मान भाई से पूछ लें। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं क्लास ले रहा था। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पर ये 1 लाइन से चल के ये 4 पे चला गया। ठीक है, अच्छा जब लाइन नंबर 4 पे ये पहुंचेगा तो लाइन नंबर 4 पे पहुंचने के बाद ये मेथड एंड हो जाएगा। लेकिन कौन सा एंड होगा? 15 वाला एंड होगा। जब 15 वाला एंड होगा तो ये यहां से रिटर्न होके कहां जाएगा? जहां से कॉल हुआ था। ये कहां से कॉल हुआ था? 20 वाले से। तो ये यहां से रिटर्न होगा और वापस आएगा इधर। ठीक है, और कौन सी लाइन पे आएगा? लाइन नंबर 2 पे पहुंचेगा जहां से कॉल हुआ था। यहां से कॉल हुआ था ये 20 के लेफ्ट पे आप 15 पे आए थे। अब यहां से लाइन नंबर 3 चलेगी। लाइन नंबर 3 चलेगी तो ये क्या प्रिंट करेगा? 20 प्रिंट करेगा। 20 प्रिंट करने के बाद फिर लाइन नंबर 4 चलेगी। ठीक है, किसकी लाइन नंबर 4 चलेगी? जहां पे एंड 20 को पॉइंट कर रहा है। 24 लाइन चलने का मकसद ये है कि ये एक और डिस्प्ले ट्री कॉल करेगा और उस डिस्प्ले ट्री के अंदर कौन सा डिस्प्ले ट्री कॉल करेगा? ये 22 वाला कॉल करेगा। 22 की लाइन नंबर 1 चलेगी। नल है? नहीं है। फिर लाइन नंबर 2 चलेगी तो 22 के ये लेफ्ट पे जाएगा। नल मिलेगा तो वहां से रिटर्न हो जाएगा। फिर 22 ये प्रिंट करेगा लाइन नंबर 3 के ऊपर। फिर लाइन नंबर 4 पे ये 22 के राइट पर जाएगा। नल मिलेगी तो वहां से रिटर्न होगा। कहां पहुंचेगा? 20 के लाइन नंबर 4 पे। 20 की लाइन नंबर 4 जब चलेगी तो ये यहां से रिटर्न होके कहां आएगा? 25 की लाइन नंबर 2 पे। समझ में आ रही है बस? 25 की लाइन नंबर 2 जब चलेगी यानी कंप्लीट हो गई है। अब 25 की लाइन नंबर 3 चलेगी और वो प्रिंट क्या कर देगा? 25। फिर 25 की लाइन नंबर 4 पे आ जाएंगे हम। 25 की लाइन नंबर 4 पे जब हम आएंगे तो वो डिस्प्ले ट्री कॉल करेगा एंड डॉट राइट, यानी कि 35 के लिए एक 35 का ब्लॉक बन जाएगा। फिर उसकी लाइन नंबर 1 चलेगी, फिर लाइन नंबर 2 चलेगी तो वो 35 के लेफ्ट पे चला जाएगा। फिर 30 का ब्लॉक बन जाएगा। फिर 30 के ब्लॉक की वो लेफ्ट पे जाएगा, नल से रिटर्न होगा, फिर प्रिंट करेगा 30 को, फिर राइट पे जाएगा, फिर वहां से रिटर्न होगा, फिर वापस 35 पे आएगा, फिर 35 को प्रिंट करेगा, फिर 40 पे चला जाएगा, फिर 40 के ले जाएगा, फिर 40 को प्रिंट करेगा, फिर 40 के राइट पे जाएगा। 40 के राइट पे जब जाएगा तो नल मिलेगा।
वहां से रिटर्न होगा, ये आएगा 35 पे, 35 की लाइन नंबर 4 पे, 35 की लाइन नंबर 4 से ये 25 की लाइन नंबर 4 पे वापस आएगा। जब 25 की लाइन नंबर 4 कंप्लीट होगी तो ये मेथड एंड होगा, और जब ये एंड होगा तो ये कुछ प्रिंट हुआ होगा। मेथड एंड हो गया ना, जब 25 की लाइन नंबर 4 चल गई, वापस आ गया ये, तो ये एंड हो गया। यानी 40 जब प्रिंट हुआ, 40 के बाद ये 35 वाले पे आया, 35 से 25 आए, 25 4 चली, ये निकल गया। अब इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, ये समझ में आ रहा है भाई ये सब प्रिंट क्या हुआ है? मैं कनेक्टेड नहीं हूं। हाँ भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो समझने वाली चीज है, वो है जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एक तो ये काम मैंने किया है बाय यूजिंग रिकर्जन, उसका मैंने आपको कोड भी दिखा दिया। ये वाली जो लाइन है ना, कौन सी लाइन? ये कहलाती है बेस लाइन। अगर ये लाइन में ना लिखूं, ये मेथड हमेशा चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि देखिए ये रिटर्न कब होता है? जब नल आता है। ठीक है, अगर ये लाइन मैंने नहीं लिखी, ये कॉल करता रहेगा अपने आप को, और हमेशा कॉल करता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स कॉल करता रहेगा। तो ये जो लाइन होती है, इसको स्टॉप लाइन कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। इस लाइन की वजह से रिटर्न होना शुरू होता है। बात समझ में आ रही है? तो रिकर्जन जो भी होती है ना, उसमें कोई ना कोई आपको ये बेस लाइन बतानी होती है, जिससे ये पता चलता है कि भाई इसमें रिटर्न कहां पर होना है, किस किस जगह पर, किस मेथड के ऊपर, किस टेक्निक से ये रिटर्न होगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। हाँ भाई, जो मैंने बताया उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? जी, कयामत तक चलता रहेगा। ठीक है, उससे पहले हो सकता है हार्डवेयर फेलियर हो जाए, उस वक्त तक भी हो सकता है खत्म हो जाए। तो अगर ये आपकी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कोई मसला नहीं है। चिल करें, एंजॉय करें। दुनिया में परेशानियां उन्हीं लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आता। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो मैंने सारा को आपको समझाया ना रिकर्जन, आप कोई भी रिकर्जन का कोड उठा के देख लें, होता क्या है कि उसमें एक ना एक कंडीशन शुरू में डिफाइंड होती है कि इस कंडीशन की बेसिस पे ये रिकर्जन एंड होगी, और वो कंडीशन क्या कहलाती है? बेस कंडीशन कहलाती है। सही है, यही एक्चुअली आज हमें पढ़ना है। नहीं, बेस कंडीशन नहीं, रिकर्जन को पढ़ना है। तो उसकी रिकर्जन क्या होती है, किस तरीके से उसकी एनालिसिस होती है। तो अब देखें यहां पर, ये दोबारा हम स्लाइड पे वापस आ रहे हैं। होपफुली अब आपको रिकर्जन थोड़ा सा जहन में है कि रिकर्जन क्या होती है। तो अब देखें, कोई भी जो मेथड है या एल्गोरिथम है जिसमें रिकर्जन यूज हो रही है, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन होती है ना, वो रिकरेंस इक्वेशन कहलाती है। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम कुछ समझाने की कोशिश की थी ग्रोथ ऑफ फंक्शन में, कि हर फंक्शन और मेथड को हम एक इक्वेशन से प्रेजेंट कर सकते हैं। याद है ना? 2 सदियों पहले की बात है जब हम ग्रोथ ऑफ फंक्शन। भाई क्या हो गया, ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो? हैं? ग्रोथ ऑफ फंक्शन पढ़ाया था ना पिछले से पिछले हफ्ते। हाँ, तो उसमें मैं आपको समझा रहा था ना कि ये जो भी मेथड होता है उसको हम किसी इक्वेशन से प्रेजेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास के बाद आपसे रब्ता कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं मैं टीचर हूँ। 6 बजे तक
अच्छा फिर कल कर लीजिएगा, कल कर लीजिएगा, मैं क्लास में हूँ, कल मॉर्निंग में कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अरे नहीं भाई, मैं फोन वाले को कह रहा था 6 बजे तक, तुम लोग यार क्या खाते क्या हो तुम लोग, मतलब क्या है? तो अब बेसिकली यहाँ पर हम बात ही कर रहे हैं कि जब किसी फंक्शन के अंदर रिकर्जन होती है तो उसकी जो इक्वेशन बनती है ना, वो रिकरेंस इक्वेशन कहलाती है, ठीक है? अब ये जो रिकरेंस इक्वेशन है, मिसाल के तौर पे आपके सामने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट की जो इक्वेशन है, ये आपने अगर वो वाला चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह पूरा पढ़ा हो, तो इंसर्शन के बाद मर्ज सॉर्ट की एनालिसिस हुई थी। ये जो इक्वेशन है, ये मर्ज सॉर्ट को प्रेजेंट करती है। इस इक्वेशन को पढ़ते कैसे हैं? इस इक्वेशन को पढ़ते ऐसे हैं कि अगर n1 होगा तो मर्ज सॉर्ट की जो परफॉर्मेंस है, थीटा नोटेशन से यहाँ लिखी हुई है, वो θ1 है। एक नंबर को अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो उसमें कांस्टेंट टाइम लगेगा, लेकिन n की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगी तो जो इक्वेशन जो सॉल्व करेगा मर्ज सॉर्ट, वो करेगा 2 टाइम्स n/2 प्लस θn। यहाँ पे जो ये Tn/2, ये Tn क्या है, ये समझ लें कि जो मेरा जो मेथड है या मेरा जो मर्ज सॉर्ट है, वो जो जितना टाइम लेगा ना मर्ज करने में, n से क्या मुराद है? n से मुराद है नंबर ऑफ इनपुट जो इस मेथड को दिए जा रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अब ये इक्वेशन निकलती कैसे है, तो आपके सामने लिखी हुई है। इस तरह की इक्वेशन, कोई भी एल्गोरिथम हमें दे दिया जाए तो हम इस किस्म की इक्वेशन निकालते कैसे हैं, ये एक्चुअली हमें पढ़ना है आज। आज हम जरा रिकरेंस इक्वेशंस कुछ निकालेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? रिकरेंस इक्वेशंस को बनाने के लिए या सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हमारे पास हैं। एक मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक कहलाता है मास्टर मेथड, और एक कहलाता है रिकरेंस ट्री मेथड। ये 3 मेथड्स हैं आपके पास, जिनकी मदद से आप किसी भी एल्गोरिथम या मैथ की इक्वेशन निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, जो ऑनलाइन बैठे हैं, वो उसको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। अब बेसिकली इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल है बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च तो सबको याद होगा भाई, बाइनरी सर्च पढ़ा था ना डेटा स्ट्रक्चर में? नहीं पढ़ा था? एक होता है लीनियर सर्च, एक होता है बाइनरी सर्च। क्या फर्क होता है भाई दोनों में? टेंशन ना लो, मुझे पता है किसी को कुछ नहीं आता, टेंशन ना लो। तुम लोग जैसे हो ना, तुमसे पहले भी ऐसे ही, पिछले 10 साल से ऐसे ही आ रहे हैं। और तुम्हें मैं बताऊं कि तुम लोग इस चीज से खुश हो कि ये जो ग्राफ है ना, ये नीचे गिर रहा है। यानी 10 साल पहले जो लेवल था बच्चों का, वो अब कम हो रहा है। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि 10 साल बाद जो आएंगे ना, वो आपसे भी गए गुजरे होंगे, और आप उनसे बहुत ज्यादा 10 गुना बेहतर हैं। तो इस चीज पे आप प्राउड फील करें कि 10 साल बाद जो बच्चे आएंगे, उनसे आप 10 गुना बेहतर हैं, ठीक है? चलें, तफरी कर रहा था मैं। तफरी में इसलिए कर रहा था कि जब बेइज्जती की जाती है ना आप लोगों, तो आपका दिमाग चलना शुरू होता है। ये ट्रेनिंग शुरू से आपकी घर से, घर वालों ने ये करी हुई है कि बच्चे की बेइज्जती करो, फिर वो चलना शुरू होता है, पहले वो हैंग हुआ था। तो मैं ये बात कर रहा था कि बाइनरी सर्च क्या होती है। एक होती है लीनियर सर्च और एक होती है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च क्या होती है कि अगर मैं जो कुछ नंबर दे दिए जाए, मुझसे कहा जाए कि इसमें से कोई नंबर ढूंढो, तो एक एक नंबर को कंपेयर करता है, ठीक है? उसका बेस्ट केस ये है कि जो वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूं वो सबसे पहली हो, और वर्स्ट केस ये है कि जो वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूं वो सबसे लास्ट हो। एवरेज केस ये है कि मिडिल में हो, ठीक है ना? कन्वेंशनल सर्च भी कह देते हैं इसे, लेकिन जो टर्म है इसके लिए वो है लीनियर सर्च, क्योंकि ये लीनियर चलती है। इसके मुकाबले में जो सर्च यूज होती है वो कहलाती है बाइनरी सर्च, क्योंकि लीनियर सर्च से बहुत ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन उसकी एक प्री रेक्विजिट है, और वो क्या है? डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड डेटा पे बाइनरी सर्च अप्लाई होता है। क्या पढ़ के आए हो तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर में? किसने पढ़ाया तुम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर?
अच्छा मैंने ही पढ़ाया, ठीक है। अच्छा तो मैं ही कह रहा था कि क्या कह रहा, बेइज्जती हो गई मेरी यार। आप कह रहे थे सॉर्टेड होनी चाहिए। हाँ, बाइनरी सर्च जो है वो डेटा सॉर्ट करती, डेटा सर्च करके आपको फटाफट देगी जब डेटा क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। अब देखिए मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो है ना कुछ नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। अब इसको मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करती है, बाइनरी सर्च का मैकेनिज्म ये है कि वो क्या करेगी कि पहले नंबर को सपोज असाइन कर दिया, उसने कहा कि ये आई है या स्टार्ट है, दूसरे नंबर को उसने कह दिया जे, लास्ट नंबर को उसने कह दिया जे, या इसको कहते हैं हम एंड। ठीक है, ये बाइनरी सर्च का मेथड है जिसमें 4 वैल्यूज पास हो रही हैं। एक तो ए है, ए से मुराद एक एरे है और उसमें ये सारी वैल्यूज हैं, यानी जिस एरे के अंदर सर्चिंग करनी है सॉर्टेड एरे, वो ये ए है। कोई बात अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है। ज्यादा क्या होगा, मैं बेइज्जती कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आई क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि इनिशियली 0 होगा। जे क्या है, एंड जो कि इनिशियली लेंथ -1 होगा। एक्स से मुराद वो वैल्यू है जो मुझे ढूंढनी है। गौर से देख लो, ये जो आज की क्लास है ना, इंसान के बच्चे बनकर गौर से पूरे प्रोसेसर लगा के इसको सुनना है। एक्स अंदर से मुराद ये है कि जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं ना, जैसे मैं 30 ढूंढना चाहता हूं, 30 इस एरे में है या नहीं है, तो एक्स में क्या होगा, 30 होगा, यानी इनिशियली आई में 0 होगा, जे में ए डॉट लेंथ -1 होगा, ए पूरा एरे है और एक्स में 30 है सपोज। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बेसिकली ये जो मेथड है ये करता क्या है कि ये सबसे पहले मिड निकालता है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या करता है, मिड निकालता है, मिड वैल्यू। कैसे निकालता है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। सही है, जैसे 0 प्लस, अब यहां पे क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या अगर 1 से शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 8/2, वो आ गया 4। या अगर 0 to 6 जाते तो 3 आ जाता। उस केस में, दोनों केसेस में जो इंडेक्स निकालता वो 40 का निकलता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मिड में इंडेक्स है किसका, 40 का आ गया, आई में इंडेक्स है 10 का, और जे में इंडेक्स है 70 का, यानी लास्ट नंबर का। हमने मिड से मुराद है सेंटर वैल्यू, जो भी मिड वैल्यू है वो। फिर हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि मिड पे जो वैल्यू है क्या वो एक्स के बराबर है। एक्स से मुराद क्या है, जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर वो उसके बराबर है तो ठीक है भाई, इसका मतलब वैल्यू मिल गई। अगर वो उसके बराबर नहीं है तो फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या मिड पे वैल्यू वो एक्स से बड़ी है या वो एक्स से छोटी है। अगर वो एक्स से बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि वो 40 से आगे है, और अगर वो एक्स से छोटी है तो इसका मतलब 40 से पहले है। हाँ, हमें ये पता होगा कि हमें कौन सी वैल्यू, ये तो पता, वो सर्चिंग है ना यार, भाई सर्चिंग कर रहे हैं ना। आपको एक एरे दिया जाएगा और एक वैल्यू दी जाएगी कि इस वैल्यू को ढूंढ के बताना है, वो यूजर से इनपुट की जाती है ना रन टाइम पर। तो हमें जब ढूंढ ही नहीं पता होगा तो भाई सर्चिंग जो प्रॉब्लम होती है ना, सर्चिंग प्रॉब्लम जो होती है, देखो एक होती है सॉर्टिंग प्रॉब्लम। सॉर्टिंग प्रॉब्लम में आपको एक एरे दे दिया जाता है, आप उसको सॉर्ट कर देते हैं। सर्चिंग प्रॉब्लम के 2 इनपुट हैं, एक तो जिस चीज में सर्च करना है और एक क्या सर्च करना है। ये दोनों चीजें आपको मिलती है ना, जब भी तो आप सर्च करेंगे ना, ठीक है। और भी किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लो भाई। इवन नंबर सेट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वो भी मिड में आ जाए, चाहे वो मिड में 3 आता है या 4 आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये एल्गोरिथम ये कर रहा है कि देखें इसको, इसकी लॉजिक को समझें, कोड पे भी मत जाएं क्योंकि कोड देख के आपकी जान निकल जाती है। आप लॉजिक को समझें। लॉजिक ये है कि वैल्यू जो भी हम ढूंढ रहे हैं ना उसको मिड से कंपेयर करेंगे। अगर वैल्यू मिड से छोटी है इसका मतलब मिड से पहले है क्योंकि डेटा सॉर्टेड है। अगर वैल्यू मिड से बड़ी है तो इसका मतलब मिड से आगे है क्योंकि डेटा सॉर्टेड है। तो अभी जो वैल्यू है हमारी 30 जो कि एक्स में है, उसको हम मिड से यानी 40 से कंपेयर करेंगे।
वो 40 से छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? छोटी वैल्यू आएगी ना। तो हम क्या करेंगे कि हाँ, हम करेंगे ये कि हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वैल्यू 40 से पीछे है, तो हम करेंगे कि एंड को पीछे ले आएंगे, ठीक है। यानी स्टार्ट हमारा 10 ही रहेगा और एंड 40 हो जाएगा, फिर 10 और 40 के दरमियान सर्च करेंगे। यानी एक ही लाइन, एक ही उसमें आइटरेशन में हमारा जो स्कोप है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वैल्यू 40 से बड़ी होती तो हम स्टार्ट को आगे ले जाते, तो फिर 40 से 70 के दरमियान फिर सर्च करते। समझ में आ रही ना, यही बाइनरी सर्च है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि इसमें जो वैल्यू है वो 30 है और वो क्या है, एक्स है, एक्स से मिड जो वैल्यू है वो एक्स से बड़ी है, सही है। तो फिर यहां हम एल्स में आ जाएंगे। अच्छा, एल्स में कोई मिड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बल्कि यहां यही मेथड दोबारा से कॉल हो रहा है और रिकर्जन हो रही है। ये रिकर्सिव बाइनरी सर्च ट्री का कोड है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मिड की वैल्यू एक्स से बड़ी है तो हम इस मेथड को कॉल करते हैं और जे की जगह मिड -1 भेज देते हैं। और अगर एक्स की वैल्यू छोटी है जैसे कि हमारे केस में, तो इसमें स्टार्ट वैल्यू है वो आगे बढ़ जाती है। हम क्या इस वक्त देखेंगे कि जो मिड है हमारा वो एक्स से बड़ा है, ये वाली लाइन चलेगी हमारे केस में, क्योंकि मिड में क्या है 40 है और एक्स में क्या है 30 है। लिहाजा ए तो दोबारा ऐसे ही चला जाएगा, आई में क्या चला जाएगा 10 का इंडेक्स, और मिड -1 यानी कि 4 -1 ये इंडेक्स चला जाएगा जे में, और एक्स में क्या चला जाएगा भाई, एक्स में 30 रहेगा। अब ये मेथड दोबारा कॉल होगा, लेकिन अब जो है ना वो सिर्फ इन 3 वैल्यूज के लिए होगा, क्योंकि आपका एंड पीछे हो गया है। अब ये इन तीनों में से जब ये दोबारा ये कोड चलेगा, ये दोबारा इनका क्या निकालेगा, मिड निकालेगा, जो क्या निकलेगा 20। ये 20 को कंपेयर करेगा एक्स से, ये तो 20 30 के बराबर नहीं है, 20 तो 30 से छोटा है। तो अब ये दोबारा ये मेथड कॉल करेगा, ठीक है, और स्टार्ट 20 हो जाएगा और 30 जो है वो एंड रह जाएगा, और फिर जब दोबारा ये चलाएगा तो इसको 30 मिल। समझ में आ रही बात, ठीक है। यानी 2-3 स्टेप्स में इसको 30 मिल जाएगा। ये तो है बाइनरी सर्च ट्री, जो कि यकीनी तौर पे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ा होगा लाजमी आपने, ठीक है। तो हमें यहां समझनी है चीज वो क्या है कि ये जो रिकर्जन होती है, चाहे बाइनरी सर्च है या चाहे जो पिछली प्रॉब्लम हम देख रहे थे ट्री ट्रैवर्सल की, या कोई और बाइनरी सर्च हो, उसमें होता क्या है कि हमारे पास इनिशियली n नंबर होते हैं, हम उनको 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, n/2 और n/2। n/2 प्लस n/2 क्या आंसर आएगा, अबे गधे, आधा और आधा मिला दें तो क्या बनेगा, एक ही बनेगा ना यार। तुम क्या मतलब, क्या मसला क्या है तुम लोगों के साथ है, टेंशन किस चीज की है, तुम लोग परेशान क्यों हो। n/2 प्लस n/2 n आएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 होता है ना। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास इनिशियली प्रॉब्लम में n नंबर्स होते हैं, फिर हम क्या करते हैं रिकर्जन में उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, n/2 एंड n/2। बाइनरी सर्च में क्या होता है, अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज इनमें से एक को छोड़कर किसी एक के ऊपर हम चले जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायर्ड, या जिस वैल्यू को हम ढूंढ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर ये n/2 भी जो है ना, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है n/4 और n/4। n/4 को प्लस कर दूं n/4 से तो क्या आंसर आएगा, n/2 आएगा। यानी पाव प्लस पाव कितना हो जाएगा, आधा किलो, सही है ना। n/1/4 का मतलब पाव होता है ना, सही है। तो बेसिकली फिर यहां पे भी नहीं मिला तो ये n/4 डिवाइड हो जाएगा n/8 n/8, वहां पे भी नहीं मिला तो चले जाएगा n/16 n/16, और इस तरीके से चलता रहेगा जब तक कि इसको वैल्यू ना मिल जाए। ये मेथड की एग्जीक्यूशन कुछ इस किस्म की है
कि पहले आपके पास n नंबर्स होते हैं, उनमें सर्चिंग कर रहे होते हैं आप, फिर n/2 में कर रहे होते हैं, फिर n/4 में कर रहे होते हैं, फिर n/8 में कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? इसकी जो इक्वेशन है ना वो ये है, Tn/2 प्लस c, यानी जितने भी रिकर्सिव एल्गोरिथम होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनकी ये इक्वेशन निकलती है। इसमें ये जो Tn/2 है, ये क्या बता रहा है आपको कि ये वैल्यू जो है ना वो 2 से डिवाइड होती चली जा रही है। देखिए मुझे एक बात बताएं, n में अगर मैं रख दूं n/2 तो इधर क्या आ जाएगा? यार तो ये मैथमेटिक्स जो है ना घटिया चीज। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि हाँ अगर मैं यहाँ n/2 रख दूं तो यहां आ जाएगा n/4। अच्छा ये जो प्लस c है ना, c से मुराद है कोई कांस्टेंट जो कि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मशीन्स डिफरेंट हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? ये इक्वेशन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इस चीज को प्रेजेंट कर रही है कि पहले n होगा, फिर वो n/2 हो जाएगा, फिर वो n/2 n/4 हो जाएगा, फिर वो n/4 n/8 हो जाएगा, फिर वो n/8 जो है ना वो n/16 हो जाएगा। इस तरह ये चलता रहेगा। ये इक्वेशन ये बताती है, और तमाम तरह की रिकर्जन में तकरीबन यही किस्म की इक्वेशन होती है। ये बाइनरी सर्च की इक्वेशन है, आप समझ लें। बात समझ में आ गई? कौन सी बाइनरी सर्च की? रिकर्सिव बाइनरी सर्च की। बगैर रिकर्जन के भी बाइनरी सर्च होता है, उसकी इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन अगर मैंने बना ली है, और इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, वो आप सोच के अगर ये बना चुके हैं, तो अब इससे हम कैसे निकालेंगे बिग ओ या थीटा या ओमेगा? उसके लिए हम यूज करते हैं 3 मेथड। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, मास्टर मेथड या रिकरेंस ट्री। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो, तो आप मुझसे रिक्वायर क्या करेंगे? आप मुझसे एक इक्वेशन पूछेंगे। वो इक्वेशन किसी मेथड या एल्गोरिथम को प्रेजेंट कर रही होगी। समझ में आ गई बात? हाँ भाई, इसमें बेस लाइन कौन सी है? इसमें बेस लाइन एक्चुअली ये है, ये जो लिखा हुआ है ना, इफ ए मिड इक्वल्स टू एक्स, ये इसकी बेस लाइन है। यहां पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से चलता है? वैसे जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको याद आएगा कि आपने 9th मैट्रिक में भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कहेंगे यार बच्चों वाली चीज है। लेकिन जो चीज समझ में आ जाती है वो बच्चों वाली हो जाती है, जो समझ में नहीं आती ना वो फिर कौन सी होती है? वो वही है जो शुरू के सेमेस्टर से जो सब्जेक्ट्स में आप जितनी भी चीजें हैं ना भारत। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम निकालते क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो आउटपुट होता है ना, वो होता है जैसे ये लिखा हुआ है O log n। ये log n जो है ना, ये बाइनरी सर्च ट्री की हमने ग्रोथ ऑफ फंक्शन बता रखा है। ये इसकी बिग ओ नोटेशन है। किसकी बिग ओ नोटेशन है? बाइनरी सर्च की। ये आउटपुट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। इनपुट क्या होता है जी? इनपुट होती है इक्वेशन। सही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बाइनरी सर्च ट्री की इक्वेशन बनाई। क्या बनाई? n डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। अब जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा? अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री को एक ही नंबर दे दूं सॉर्ट करने के लिए, तो कितना टाइम लेगा? एक ही दफा चलेगा। फौरन ही इफ का ब्लॉक चल जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं वो। सही है, कांस्टेंट दफा चलेगा ना। तो अगर n 1 है तो 1 है, और अगर n की वैल्यू ग्रेटर है तो ये इक्वेशन है। समझ में आ रही भाई मेरी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? टाइम थोड़ा कम रह गया, लेकिन इस चीज को अच्छी तरह समझ लें। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि इस वाली लाइन को तो आप छोड़ दें, ऊपर वाली लाइन उठाएं। ये मैंने यहां लिख दी। मैंने क्या लिखा?
टी एन इक्वल्स टू टी एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। तो यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अब मैं क्या करूंगा कि n की जगह n बाय 2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? n बाय 2। जब n की जगह n बाय 2 लिखूंगा तो यहां क्या आ जाएगा? n बाय 4। यानी n बाय 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो n बाय 4 आ जाएगा। सही है ना? बेटा कोई मसला है तो पूछ लो, मैं बेइज्जती करके समझा दूंगा, लेकिन समझा दूंगा। ठीक है? सही है? तो n बाय 2 को 2 यहां पे n की जगह आ जाएगा n बाय 2, वो 2 से डिवाइड ही हो गया n बाय प्लस सी। इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 और ऊपर वाले को कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। सपोज मैं n की जगह n बाय 4 लिख दूं, ठीक है? तो यहां पर हो जाएगा n बाय 8 प्लस सी। मतलब क्या है इस चीज का? देखें, अगर मैं 10 नंबर दूंगा तो ये T5 पर चला जाएगा। अगर मैं 5 नंबर दूंगा तो ये 2.5 पे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है? सही है? यस सर। ये इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते ये हैं कि 2 की वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे हम। 2 में लिखा हुआ है कि टी एन बाय 2 बराबर होता है टी एन बाय 4 प्लस सी। तो आप क्या करें कि यहां पर ना जगह पर इधर लिख दें टी एन बाय 4 प्लस सी। क्यों? क्योंकि टी एन बाय 2 टी एन बाय 4 प्लस सी के बराबर है। ये आपने उठा के इधर लिख दिया। सही है? भाई जिंदा हो? अच्छा, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। सही है? चले, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। सही है? अच्छा, फिर मैं क्या करता हूं कि n बाय 4 टी एन बाय 4, ये है ना टी एन बाय 4। टी एन बाय 4 किसके बराबर है? टी एन बाय 8 प्लस सी। तो मैंने यहां लिख दिया टी एन बाय 8 प्लस सी। आगे क्या लिखा हुआ था? 2c। किसके बराबर हो जाएगा? टी एन डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 प्लस 3c। ये होगा इक्वेशन नंबर 5। इसका मतलब ये है कि टी एन जो है वो किसके बराबर निकल रहा है? टी एन की एन डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 प्लस 3c। इक्वेशन नंबर 5 बन गई। भाई समझ में आ रहा है सबके? यस सर। यानी एक्चुअली जो चीज बन रही है वो ये है कि अगर मैं यहां पर n बाय 2 लिख दूं तो प्लस सी होगा। अगर मैं n बाय 4 लिखूं तो प्लस 2c हो जाएगा। अगर मैं n बाय 8 लिखूं तो प्लस 3c हो जाएगा। अगर मैं n बाय 16 लिखूं तो प्लस 4c हो जाएगा। यानी 2 की पावर है वही इधर c के साथ आ रही है। 2 की पावर 2 इधर 2c के साथ आ रही है। 2 की पावर 3 इधर c के साथ आ रही है। ये 4 इधर c के साथ आ रहा है। इसको बढ़ाता चला जाऊं तो 5 हो जाएगा, 5c के साथ आ जाएगा। ऐसे ही पुट करता चला जाऊं तो इस तरह आता रहेगा। अब इसको जितनी दफा आप करें, आपने k टाइम्स कर लिया, सपोज आपने कर लिया k टाइम्स, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी टी एन डिवाइडेड बाय 2 की पावर k प्लस के सी। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। हाँ भाई, ठीक है? यस सर। यानी देखें, अगर मैं टी एन लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सारे पॉसिबल है। लेकिन अगर जो 2 की पावर 1 है तो यहाँ 1c होगा, 2 की पावर 2 है तो 2c होगा, 2 की पावर 3 है तो 3c होगा। ठीक है? अच्छा, इसको मजीद अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका रिकर्जन में आपको याद है, वो ये है। इक्वेशन स्टॉप कब होगी जाके? ये जब n1 होगा। ठीक है? n1 कब होगा? जब ये चीज 1 होगी, यानी 2 की पावर k जब n होगी तो ये 1 होगा।
यानी ये पूरी चीज 1 कब होगी, T1 कब होगी, जब 2 की पावर k जो है ना वो n के बराबर होगा। 2 की पावर k जब n के बराबर होगा तो n डिवाइडेड बाय n क्या आ जाएगा, 1, ये हो जाएगा T1। बात समझ में आ रही है? ओ भाई जिंदा हो, इधर जो ऑनलाइन बैठे हैं वो जिंदा है या इंतकाल हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हम इसको सॉल्व किस तरह कर रहे हैं कि हमें पता है कि 1 पे जाकर सॉल्व होना है, अब जब n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि सपोज कर लिया कि भाई 2k जो है ना वो n के बराबर है, जरूरी नहीं है n कुछ भी हो सकता है। तो अब इस n इक्वल्स टू 2k पे ये जाके 1 होगा। अब n इक्वल्स टू 2k को कैसे सॉल्व करें, दोनों तरफ लॉग लगा लें, n की तरफ भी लॉग लगा लें और 2k की तरफ भी लॉग लगा लें। अगर n 2k के बराबर है तो log n भी log 2k के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अबे भाई अगर 5 के बराबर है तो log 5 भी log 5 के बराबर होगा ना, है? तो n अगर 2k के बराबर है तो log n भी log 2k के बराबर होगा ना? हाँ भाई, ठीक है? हमने दोनों तरफ log लगा दिया, log n इक्वल्स टू log 2k। अच्छा, अब ये जो log 2k है ये बराबर होता है k log 2k। अगर आपको लॉगरिथम याद हो, किसी जमाने में आपने पढ़ा था, अगर मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है log 2 की पावर 3 तो वो बराबर होता है 3 log 2, सही है? तो ये log 2k जो है ना वो बन जाएगा k log 2। समझ में आ रही बात? log n किसके बराबर हो गया, k log 2। इसको हमने मजीद सॉल्व किया और नतीजे में तो हमारे पास, अच्छा log 2 किसके बराबर होता है भाई, log 2 1 के बराबर होता है। log बेस 2 जो है ना वो 1 के बराबर होता है। ओ भाई मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ अबे यार फोन इतने आ रहे हैं मेरे पास। हेलो, वालेकुम सलाम। अभी क्लास ले रहा हूँ यार, थोड़ी देर में कॉल करेंगे 5 बजे, ठीक है? ओके। तो log 2 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब k किसके बराबर हुआ, log n के बराबर हुआ ना भाई। log 2 1 हो गया तो इधर 1 आ गया, k 1 हो गया तो k किसके बराबर हो गया, log n, लेकिन बेस टू द पावर 2, सही है? तो हम कहेंगे कि बाइनरी सर्च का जो ग्रोथ ऑफ फंक्शन है वो log n है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कहां जाके ये स्टॉप होगा, ये जाके स्टॉप होगा जब k की वैल्यू log n के बराबर होगी। जब k की वैल्यू log n के बराबर होगी तब जाके ये रुकेगा। जी अरे मेरी जान, log 2 किसके बराबर होता है, हैं? 1 के बराबर होता है। अगर बेस 2 हो तो log बेस 10 पे मत देखना, सही है? यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, log बेस 2 1 हो जाएगा। और अगर मैं लिखता हूं log 2 की पावर 3 तो बराबर होता है 3 log 2 के। अगर मैं लिखूं log 5 की पावर 3 तो बराबर होता है 3 log 5। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये हमने ये जो निकाला है ना, इसको हमने बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया। समझ में आ गया? अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो उससे भी अच्छी बात है। टाइम खत्म हो गया, अगली क्लास शुरू होगी। मैं इसको अगली में रिपीट कर दूंगा, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेंगे। सर हम बोले अगली में भी हम ये मास्टर मेथड पढ़ा देंगे सर, आगे ऑनलाइन आपको ही नहीं आएगा यार। वो कुछ लोगों को टाइमिंग दी हुई है ना, वो ज्वाइन ही 4 बजे करेंगे। उनको मास्टर मेथड से समझा दीजिए।
सर मिनट्स भी आने वाला है, तो बोले 22 से मिनट्स लग गई है। अब भाई मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आएगा कोई भी जाता है 3 बजे सब। अभी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कर लो ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके देख लूंगा। ठीक है, तो ये तो कर लो। ठीक है भाई, समझ में नहीं आ रहा ना तो रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी। ठीक है, इसकी इक्वेशन आखिरी क्या बनेगी? इसकी ये आउटपुट आ गया ना O log n। ये O log n जो है वो परफॉर्मेंस है बाइनरी सर्च की। ठीक है, सही है। चले अभी फिर इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चले मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और ये सेशन एंड कर रहा हूँ।